नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे साथ एक मशहूर लेखिका सुरभि सिंघल जी जुड़ने वाली हैं, जिनकी 2 किताबें आ चुकी हैं, फीवर 104 और वापसी इम्पॉसिबल। तो आज हम उनसे बात करेंगे, उनके अनुभवों की चर्चा करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका लेखन को लेके वो क्या सोचती हैं, वो लेखन के प्रति उनका क्या नज़रिया है, या प्रकाशन को लेके उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, जिससे कि जो नए लेखक हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी और वो इन चीज़ों की बारीकियों को थोड़ा समझ पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का जो जुड़ रहे हैं। प्राची गोयल एंड राहुल राहुल जी, आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज़ मैंने शुरू की है, जिसमें मैं लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को लेके आता हूं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि लेखन को लेके उनके क्या विचार हैं, वो कैसे लिखते हैं, या हिंदी के लोगों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, या अगर कोई हिंदी लिखना शुरू करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, या पाठकों को किस तरह का पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताबें आजकल अच्छी हैं। अंकित द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। जो सभी लोग देख रहे हैं मुझे, तो उन्हें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे वीडियोस माफ़ कीजिएगा, ये सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल ऑथर आलोक कुमार पर भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ये सभी वीडियोस एक साथ वहाँ पे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ सुरभि मैम को जोड़ने का हमारे साथ। तो हम फिर चर्चा शुरू करेंगे। और पराग डिमरी जी भी देख रहे हैं, स्वागत है आपका। मुकेश सर, स्वागत है। बिल्कुल, मुकेश जी आ चुके हैं, एक बार उनसे एक बार बात हो चुकी है और बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके। हेलो मैम। हेलो आलोक जी, कैसे हैं आप? आपको आवाज आ रही है बढ़िया। मेरी? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। बढ़िया। और आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही है। हम्म, कोई बात नहीं, शायद थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ सबसे आप पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका मुझे बुलाने के लिए यहाँ। नहीं अरे, आप आई, आपने टाइम दिया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद कहूंगा आपको कि आपने अरे वक्त नहीं निकाला नहीं। मेरे लिए। तो सर, मैं बता रहा हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं आपको सुन पा रही हम्म हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि सुरभि जी की 2 किताबें आई हैं अब तक, फीवर 104 और वापसी इम्पॉसिबल। तो मुझे आपके बारे में इतना ही पता है फिलहाल, अगर मैं कहूँ तो अगर आप दर्शकों को बताना चाहती हैं अपने बारे में, तो आप क्या कहेंगी अपने बारे में, अपनी किताबों के बारे में, कुछ भी। सबसे पहले तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, एक बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जैसा कि होता है मारवाड़ी लोग सब। एक 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 अ, पृष्ठभूमि हूँ। मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी रुक के आ रही है। मुकेश सर कह रहे हैं कि सुरभि की 2 किताबें मेरे पास हैं, और मनमोहन जी जुड़े हैं, उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार सर, आपको भी। जी हाँ जी, मैम, आप कुछ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। अ, आप कुछ, हाँ, बोलना शुरू कीजिए, देखते हैं अभी इस बार कैसा रहता है। सबसे पहले तो मैं एक बही खाते वाली पृष्ठभूमि से हूँ, जैसा कि होता है, बिजनेस फैमिली से हूँ। सब लोग मेरे यहाँ बिजनेस में ही होते हैं, कैलकुलेशन सीए वगैरह है, पापा भी मेरे बिजनेस में है। यहाँ पे भी शादी के बाद मैंने देखा मेरे हस्बैंड सब लोग मतलब एक तरह से बिजनेस वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व है। मेरा एक्चुअली ऐसा था एक तो पहले मेरी मम्मी भी मुझसे कहती थी तू बहुत अनोखी है, बहुत अलग है और लड़ाकू है एज यूजल, जैसा होता है पेरेंट्स का। तो बस यही था, बहुत अलग है चीजें। मुझे लगती थी कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे बहुत चीजें हैं, बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है।
तो वो सब का ऐसा हुआ, क्यों ना मैं वो सारी चीजें लिख दूं, उससे क्या होगा, घर में किसी को पकना भी नहीं पड़ेगा मुझसे, मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी और मैं भी अपनी बातें बोल दूंगी। तो लिखना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, ये मुझे बहुत सुकून भी देता है। और उसके बाद धीरे धीरे इसी से मुझे पहचान मिलने लगी, तो मेरा सारा प्यार इसी को जाने लगा। आ, बिल्कुल। और मैं एक बार अपने दर्शकों से पूछूंगा कि क्या उन्हें हम लोगों की आवाज एकदम क्लियर आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? आ, अगर अगर आप में से कोई बता सके तो उसके बाद फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज में थोड़ी सी मुझे कुछ गड़बड़ आ रही है, बीच बीच में कुछ मिस हो जाता है। तो एक बार मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, अगर कोई बता दे कुछ तो। नेटवर्क का इशू शायद शायद क्योंकि कई बार फेस किया है मैंने ऐसा कुछ, तो नेटवर्क की वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अ, हो सकता है, अच्छा यहाँ आपको। की चलती रहती है, तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ बारिश हो रही है तो नेटवर्क का यहाँ भी हो जाता है ऐसा। बिल्कुल, हाँ, तो वही लग रहा है। और प्राची गोयल गुप्ता जी का कहना है कि फीवर 104 मेरी पसंदीदा नॉवल है, और वही कह रही हैं कि हाँ, वॉइस क्लियर है। अच्छा मैम, आप में थोड़ा सा अगर बता दें। एक तो फीवर का ऐसा फीवर था, फीवर 104 मेरी और फीवर फीवर। मेरी पहली हाँ, किताब थी। इतना मैंने कभी नहीं लिखा था, इतना बड़ा, इतना नॉवल। इवन मैंने उसके पहले कभी इतना पढ़ने के बारे में भी एक साथ नहीं सोचा था कि कभी मैं खुद का लिखा हुआ भी इतना पढ़ूंगी। कॉलेज में होता था, कई बार मैं लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ती थी, या हिंदी इंग्लिश दोनों ही नॉवेल्स हो गई, बुक्स हो गई, मैं पढ़ती थी, पर हाँ इतना कभी नहीं सोचा था। मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे हॉस्टल लाइफ के बारे में मुझे बतानी थी, बोलनी थी, कैसी वहाँ की जिंदगी होती है, हम लोग जब हॉस्टल में जाते हैं तो क्या क्या महसूस करते हैं। लड़कियां एक्चुअली वहां पे जाके थोड़ा सा क्या होता है, अकेली हो जाती हैं और आजाद भी हो जाती हैं। तो दोनों ही चीजें रहती है। फ्रीडम, जब हमें एकदम से फ्रीडम मिलती है ना, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, मीन्स जिसने कभी उस तरह की फ्रीडम नहीं मिली, जिसने कभी वो लाइफ नहीं देखी, तो उसको उस फ्रीडम को मिलने के बाद कैसा उसे उसके साथ होता है, उस तरह के थोड़े से एक्सपीरियंस, कुछ अपने, कुछ मिले जुले, कुछ डाले हैं उसके अंदर, ये सब चीजें थी। हाँ, फीवर लिखने में मुझे एक एक्सपीरियंस था। मैं कई बार ऐसा होता था, मैं उस कैरेक्टर में, पाशना पाशना के कैरेक्टर में मैं इतना घुस जाती थी कि मैं पहले साइड में रख के पहले रोने लगती थी। रो वो के जब मेरा हो जाता था पूरा उसके बाद मैं उसे उठाती थी, वापस लिखना शुरू करती थी। तो इमोशनली भी मैं उसके साथ काफी टची रही हूँ। तो फीवर जब हो गई थी, तो पहली बात तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था, हाँ ये हो गई है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस तरफ जाऊंगी, एक फार्मासिस्ट बनने का ही मैंने हमेशा से सोचा है, सोचा था और हूँ भी तो बस अपने आप सब चीजें होती चली गई। इसके जो कैरेक्टर्स थे मेरे सामने, इसके जितने भी किरदार थे, बाकी भी जो सहेलियां इसमें दिखाई हैं पाशना की, उन सब से भी मैं पर्सनली बहुत जुड़ी हुई रही हूँ। मुझे उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ही लाइफ उनके साथ जी रही हूँ। तो इसके किरदार मेरे मन को बहुत ज्यादा हिलाते थे। बस ऐसा ही वापसी में भी था, वापसी बहुत हद तक इमेजिनेशन थी, लेकिन वापसी में भी हाँ कुछ चीजें थी जो मैंने ऑब्जर्व करी। अगर कोई है जो दो रिलेशनशिप में है, मीन्स कोई लड़की है वो चाहती है कोई सुपरमैन हो उसकी लाइफ में, जो दिखता भी बहुत अच्छा हो, मीन्स माचो मैन जैसा हो वो, और साथ में उसके साथ वो लॉयल भी हो, मीन्स ईमानदार भी हो, मतलब उसे सारी क्वालिटीज चाहिए थी। इसलिए वो दो तरफ गई। एक तरफ उसके पास अनुसार था जो बहुत लॉयल था उसके लिए, बहुत ही उसके लिए डिवोटेड फील करता था, और दूसरी तरफ विशेष था, जब वो कॉलेज में जाती है उसे वो मिलता है, वो दोनों के साथ ईमानदारी से होती है, लेकिन दो नाव में सवारी क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका नाम वापसी इम्पॉसिबल है। वो दोनों नाव में सवारी करना चाहती है और एट द एंड उसको कोई भी नाव नहीं मिलती है। इस बीच जो है ये राहुल जी जुड़े हैं, वो शायद आप कमेंट देख सकती हैं। जी जी, वो मैं कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, राहुल जी का कहना है। तो इसी को लेके आप कमेंट्स देख सकती हैं शायद, है ना? जी जी, मैं कमेंट्स देख सकती हूँ। हाँ, राहुल को मैं देख पा रही हूँ। कोई बात नहीं राहुल जी, अभी शुरू हुआ है, मानिए जब आप आए हैं बस तभी शुरू हुआ है। उनका पूछना राहुल है कि थोड़ी कहानी सी संग्रह कहानी कब से, का रहा है।
के बारे में बोल रहे हैं। कहानी संग्रह कब तक आ रहा है? बस देखिए, एक तो कोरोना चल रहा है बीच में, इसी वजह से सब कुछ रुक गया है, तो कहानी संग्रह का भी प्रकाशन रुक गया है। कहानी संग्रह तैयार है पूरी तरह, मुझे जैसे ही कोई प्रकाशक मिलते हैं, दोनों एक साथ हम और वो तैयार होते हैं, देन बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत जल्दी आता है। चलिए, इसी को अभी अभी राहुल जी से जो बातचीत हुई हमारी, तो इसी को जी। लेके अगर मैं पूछूं कि जो आपने फीवर 104 लिखा था, तो उसको लिखने के बाद प्रकाशन या पाठकों से जो प्रतिक्रिया मिली, तो उस समय क्या एहसास रहे आपकी, क्या फीलिंग्स थी, कैसा लगता था? देखिए, एक तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थी, इतना शायद किसी को, मैं नए पाठकों के लिए भी ये कहना चाहूंगी, इतना ज्यादा उत्साहित उन्हें नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए आज चीजों को, उसके बाद ही हमें किसी तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जल्दी ही से जल्दी ये आ जाए और इसका रिस्पॉन्स जो है, जो भी प्रतिक्रिया है वो मुझे मिल जाए, तो इसलिए जो मुझे पहले मिले हिंदी बुक, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी ब्रांडिंग है, तो क्योंकि कवर पेज देख के हम लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उनकी तरफ गई, जो जो चीजें थी वो मैंने की, उन्होंने भी हाँ मेरे साथ उस टाइम पे अच्छा रिस्पॉन्ड किया। अभी भी नो डाउट उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन है। लेकिन हाँ, हम मार्केट में आते हैं, हम बहुत चीजें समझ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अब समझ गई हूँ। तो हाँ, किताब को लेके मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, उस वक्त भी मिले, अभी भी मिलते हैं। हाँ, कोई भी क्योंकि किसी की कोई कृति है, वो उस पर बहुत मेहनत करता है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत उत्साहित उस टाइम पे होगा। जिस टाइम पे बिल्कुल। मुझे मिला ये फीवर के लिए मुझे हिंदी बुक मिले, मैं इनकी तरफ गई और जल्दी ही पब्लिश हो गई। मेरे लिए उस वक्त इतना बहुत था, मतलब मुझे लगता था कि हाँ चलिए, पब्लिश हो गई है, बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे बहुत नहीं चाहिए। धीरे धीरे पाठकों ने भी मेरी बहुत उम्मीदें बढ़ाई। उसके पहले मुझे खुद से इतनी उम्मीदें नहीं थी जितनी उन्हें मुझसे उम्मीदें थी। तो पाठकों ने मेरी बहुत उम्मीदें बढ़ाई और अब वो बहुत बढ़ चुकी हैं, मतलब बहुत सारी उम्मीदें अब मुझे आगे होती हैं। यहाँ बिल्कुल। पराग डिमरी, नमस्ते डिमरी जी। आप कह रहे हैं आजकल कुछ लिख रही हैं या कुछ पढ़ भी रही हैं? जी, मैं कुछ चीजें हैं जो मैं पढ़ रही हूँ इस वक्त। मैं मृत्युंजय है जो धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, और वो मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मैं उसे रस ले लेके पढ़ रही हूँ। जैसे हम चाय में बिस्किट डुबा के खाते हैं, तो बिस्किट अगर बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है, धीरे धीरे हम चाय पीते रहते हैं, मौसम का मजा लेते रहते हैं, बस उसी तरह से मैं इसे पढ़ रही हूँ। ये चल रही है, साथ में एक दो नए लेखक हैं जिनकी किताबें मैं पढ़ रही हूँ। महासमर है, महासबर समा खान जी की है, इसको मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ। एक शालीमार आई है, शालीमार को मैं पढ़ने का है मेरा, जल्दी ही ये दोनों किताबें खत्म करके मैं उसे पढ़ूंगी। तो धीरे धीरे लगी हुई हूँ अपने टेस्ट में। नहीं, बहुत थैंक जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्राची जी कह रही हैं कि बहुत अच्छा लिखती हैं आप, सुरभि जी। तो थैंक यू प्राची जी। अच्छा, आपकी जो फीवर 104 या वापसी इम्पॉसिबल, जो दोनों किताबें हैं, जी। उसमें जो मुख्य पात्रा है, तो वो क्योंकि लड़की है एक, और फीवर से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पता नहीं, शायद आपने अपनी कहानी लिख दी है फीवर में। अ, वापसी इम्पॉसिबल में क्या है? उसमें भी ऐसा वापस कुछ है क्या? ऐसा है, देखिए, कोई भी किरदार ऐसा होता है, अगर वो लड़की ही है, जैसा कि मैं लड़की हूँ, महिला किरदार है, तो कई बार ऐसा होता है मैं लिखती हूँ, शायद मैं आगे 50 किताबें भी अपने जीवन काल में लिखूं तो ऐसा ही लगे। मीन्स मैं इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूंगी कि वो मुझ मेरी ही लगती है, मतलब मैं क्योंकि उससे शायद इतना ज्यादा जुड़ी कि वो मेरी अपनी कहानी लगती है। ये बहुत अच्छी चीज है। किरदार में एक्चुअली क्या होता है, जब हम उसमें बहुत ज्यादा घुस जाते हैं ना, हम उसे अपने आप को समझने लगते हैं, तो कई चीजें बिल्कुल। हम उसमें मिलाने लगते हैं। हम उसमें मिला देते हैं कि वो कॉफी पीती है, चाहे वो कॉफी पीती हो या ना पीती हो, भले कॉफी हम पीते हो, क्योंकि कॉफी हमारी फेवरेट चॉइस है, इसलिए हमारे किरदार की भी कॉफी फेवरेट चॉइस हो जाती है। तो उस टाइम पे कहानी ऐसी लगती है कि वो हमारी है, मतलब मैं इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूंगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, मैं यही बोलूंगी। अब बाकी ठीक है, जो भी जैसा भी है लगता है। आ, अच्छा प्राची, मुझे फिर आप मुझे आपकी आवाज थोड़ी
हेलो। हेलो। मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उतना क्लियर। थोड़ा सा मुझे मिस हो जा रहा है। तो उम, क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ कर सकते हैं कि अच्छा, प्राची जी का कहना है कि जी मेरा भी यही क्वेश्चन था। तो हाँ, ये बहुत प्राची अच्छी बात है कि मैं को आपका जवाब मिल गया होगा। मैं बिल्कुल यही आपसे भी कहना चाहती थी। बाकी हम वॉइस पे शायद ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा धीरे बोल लेती हूँ, क्या पता जल्दी की वजह से कुछ शब्द ऐसे हों जो कट रहे हों। जैसे अभी अभी जो आपने बोला है वो एकदम मुझे क्लियर समझ में आया। तो शायद वो या तो धीरे थोड़ा धीरे बोलने की वजह से। हाँ, मैं यही करती हूँ, धीरे बोल लेती हूँ, मुझे जल्दी नहीं है वैसे। तो चलिए, अच्छा है, मैं भी थोड़ा समझ पाऊंगा, उतना तेजी से मैं भी नहीं पकड़ पाता हूँ, स्लो हूँ मैं थोड़ा। तो ये नहीं। ये पूछना था मुझे कि आपने दो जी। नॉवल लिखे और दोनों में दोनों की जो मुख्य जो किरदार है वो ऐसा मतलब आप ऐसा ही लिखेंगी, या आमतौर पे देखा है कि जो भी लेखिका होती हैं उनकी जो मुख्य पात्र है वो नायिका ही होती है, तो आप भी वैसे ही रखेंगी या हाँ, कुछ बदलेगा अगली ऐसा किताब में? नहीं, ऐसा ट्रेड तो वहाँ बिल्कुल चला आ रहा है, पहले से ऐसी प्रथा चली आ रही है कि जो महिला लेखिका होती हैं वो लेखिका वाला ही लिखती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत शौकीन हूँ लीक से हटके काम करने की, इस वजह से मैं काफी सुनती भी हूँ, घर में मैं देखती हूँ, बाहर भी मैं अपने दोस्तों में, और जहाँ मैं जॉब करती हूँ मैं देखती हूँ कि हाँ, इस वजह से मुझे काफी परेशानी होती है कि मैं उनकी कही हुई बात पे काम नहीं करती। तो हाँ, बिल्कुल अभी तक जो 2 लिखे हैं वो वो महिला किरदार थे, लेकिन नहीं, मेरा जो तीसरा नॉवल आ रहा है उसमें एक पुरुष किरदार है जो मेन है, जो उसका मुख्य किरदार है वो एक पुरुष है, और बाकी 2 महिलाएं हैं उसमें जो साइड में साइड रोल कर रही हैं। लेकिन हाँ, ये एक मुख्य जो है ये चेंज भी। तो पुरुष किरदार है जो 60 की उम्र के बाद उन्हें प्यार होता है। अभी तक उन्हें इतना वक्त नहीं मिला है कि वो कभी भी इन चीजों पर ध्यान दे पाए, मतलब वो अपने प्रोफेशन में ही बिजी होते हैं। तो अभी तक का यही है कि महिला किरदार ठीक है थे, हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल लीक से हटने का वक्त आ गया है। तो मैं आगे पुरुष किरदार है, और उसके बाद भी हाँ, मैं कोशिश करूंगी दोनों पे ही मैं अपना पूरा दे पाऊँ। बिल्कुल। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अब अगली किताब में हमें एक हीरो मिलेगा। जी जो जी। मतलब अभी तक दो किताबों में हीरो हीरोइन थी, अभी हमें हीरो मिलेगा। जी जी। तो तो पर कि अच्छा, ये प्राची जी का जो हाँ, सवाल है, जी जी। हाँ, ये अगर आपने पढ़ लिया हो कि आपने अपनी एक पोस्ट में कहा था कि राइटर लड़की वाले की तरह है, पब्लिशर लड़के वाले की तरह, ऐसा ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ कहा था आपने? ये चीज ध्यान में रख के लिखा गया था प्राची जी की, राइटर जो है वो लड़की वाले की तरह होते हैं, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं टाइम बहुत आगे चला गया है। हाँ, बिल्कुल पहले की तरह नहीं है जैसा पहले होता था, लेकिन हाँ, अभी भी कहीं ना कहीं लड़की वाला होता है। तो वैसे ही राइटर, क्योंकि बहुत मेहनत करता है, बहुत उसी का सब कुछ होता है, एक तरह से किताब में उसी का कंट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ एक आईएसबीएन नंबर दे देने से किताब किसी पब्लिशर की क्योंकि नहीं हो जाती है। हाँ, बिल्कुल निकलने के बाद वो पाठकों की जरूर होती है। तो पब्लिशर का, क्योंकि ऐसा होता है, पहले पब्लिशर्स क्या करते हैं, जब नया नया कोई लेखक आता है उससे मन मांगा चार्ज कर लिया मन चाहा, और उसके बाद उसे एक तरह से उसका ना तो पारिश्रमिक मिल रहा है, करियर तो वो कभी सोच ही नहीं सकता लेखन में बनाने का। लेकिन उसके अलावा कई बार ऐसा होता है, करियर तो हाँ, करियर बिल्कुल नहीं सोच सकता, लेकिन जो उसने इन्वेस्ट किया है कम से कम उसे उसका वो वापस मिले, लोगों के प्यार के साथ साथ, क्योंकि क्या होता है, प्यार से पेट नहीं भरता, जैसा कि सबको पता है, प्यार से पेट नहीं भर सकता, पेट क्योंकि खाना भरता है, तो इसलिए खाने लायक उसे मिले। और इतना, क्योंकि राइटर चाहता है, ऐसी बेटी वाला चाहता है कि कम से कम उसने बेटी दी है तो उसे उसके हिस्से का प्यार मिले। तो वो चीज क्योंकि हाँ कम हो पाती है, पब्लिशर क्योंकि बेटे वाला है, सिर्फ एक बेटा दे देने से सारी चीजें उसकी हो जाती है, मीन्स बहू तो उसकी है ही है, आगे भी जो भी जमा पूंजी है वो सब भी उसी की है, उसका अच्छा अपना है और उसका बुरा राइटर का है।
तो वही चीज होती है, किताब अगर नहीं चलती है तो हाँ, राइटर ने शायद कुछ अच्छा नहीं किया होगा इसलिए किताब नहीं चली है। ये बात कभी नहीं आती कि पब्लिशर उसे बेच नहीं पाए इसलिए वो अच्छी नहीं चली है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर पब्लिशर उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है, उतना ही उसका भाग होता है जितना कि राइटर का होता है। तो किताब चलना भी दोनों की जिम्मेदारी है और ना चलना भी दोनों की जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे शादी में क्या होता है, दोनों मिलके चलाते हैं गाड़ी को, लड़का भी होना चाहिए लड़की भी, सिर्फ एक के कंट्रीब्यूशन से कहीं पे भी काम नहीं होता है। ऐसे ही लेखन में है, सिर्फ राइटर अगर कंट्रीब्यूट करता जाए तो उससे काम शायद नहीं चलता है, काम दोनों के कंट्रीब्यूशन से बराबर चलता है। तो इसलिए मुझे लगा था कि राइटर एक तरह से लड़की वाला होता है और पब्लिशर लड़के वाले होते हैं, वो मन चाह अपने चला सकते हैं जैसे चाहे। जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा होगा। यहाँ पे जी कह रहे हैं तीसरे में एक हीरो और दो हीरोइन, वापसी के ठीक उल्टा। वापसी के ठीक जी उल्टा। जी, ऐसा है। मुझे एक तो बिल्कुल ऑपोजिट हाँ इसमें करना था। जब मैंने सोचा था कहानी कुछ होगी, तो कहानी में ये था कि एक हीरो होगा जो 60 इयर्स का होगा, जो बहुत ही खूसट होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई, क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है। बीच में हम कुछ पढ़ते लिखते हैं, सुनते हैं, कुछ सोचते हैं। तो उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, स्टोरी बस अपने आप चेंज होती गई। लेकिन हाँ, इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ये पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे क्योंकि बात करी गई है एक हीरो के बारे में जो कि पूरे कहानी को चलाता है। अगर आप महिला किरदारों को एक तरफ भी कर दें तो भी वो पुरुष किरदार ही मेन है, सब कुछ शुरू से आखिर तक वही करता है। तो हाँ, शायद लोग इससे अपने आप को बहुत जुड़ा भी पाएंगे और हाँ, उनको जिस लिए वो किताब पढ़ते हैं शायद वो चीज पूरी हो पाएगी। सिर्फ वो मेरे नाम से या प्रकाशक के नाम से उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें कंटेंट मिलेगा इसलिए वो उसे पढ़ेंगे। बिल्कुल। और अच्छा, काफी लोग जुड़ चुके हैं। और जिन्हें भी मैं कहूंगा, जिन्हें भी पूछना हो कोई प्रश्न, जैसे राम मेहर जी का कहना है आउटस्टैंडिंग। तो जी जी, आप लोग भी धन्यवाद अपनी राम मेहर जी, धन्यवाद जी, मेरे आप पति देव। और अ, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। और एक चीज जो मैंने आपकी किताब में पढ़ के देखी है कि जी आपके जो किरदार हैं वो मतलब आपस में ही मतलब खुद से ही बात करते रहते हैं, जो आपके किरदार हैं। तो हाँ, तो ऐसा क्या है, मतलब आप भी ऐसा करती हैं कि आप आपस में ही मतलब या ऐसा कुछ और रीजन है इसके पीछे? होता है, जैसे क्या होता है ना, मान लिया हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो हम शायद सामने से उसको एक गाली देते हैं, अंदर से 20 देते हैं। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लिया हमारे बॉस हैं, हम उन्हें कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम उन्हें उतना नहीं कह सकते जितना हम उन्हें कहना चाहते हैं। तो ऐसा ही किरदारों के साथ भी होता है, वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं पर वो उतना नहीं बोलते जितना वो सोचते हैं। मुझे लगता है कहानी से हम बेहतर जुड़ सकते हैं अगर हम उस कहानी में अंतर मन की बातें ज्यादा करें। मतलब वो अंदर उनका मन क्या है उसको घुस के हम पढ़ पाए कि वो बोलना आखिर में क्या चाह रहे हैं या उस वक्त उनकी मनोस्थिति कैसी है। तो उससे हम शायद ज्यादा बेहतर उस चीज को समझ पाएंगे। यही मैंने दोनों किरदारों में भी किया है। दोनों कहानी में जो मुख्य किरदार हैं वो सोचते बहुत ज्यादा हैं, उनके मन में बहुत ऐसी बातें होती हैं जो वो करना चाहते हैं लेकिन वो कर उससे आधी ही बातें पाते हैं। और ऐसा शायद आम इंसान के साथ बहुत होता है, फैमिली में होता है, बाहर होता है, घर से बाहर जब अपने वर्क प्लेस पे, अपने कार्यस्थल पे निकलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत होती हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि आपके किरदार वहीं से निकले हुए हैं, हमारे बीच से, तो इसलिए इसलिए ऐसा है, इसलिए वो आपस जी में ही जी बातें करते बिल्कुल। रहते जी, हैं। अच्छा, आपके आपके पसंदीदा लेखक या किताबें कौन सी हैं, मतलब कौन है जिसकी किताब आपको एक पसंद आती है? ऐसा होता है किसी एक स्टेट में चल के मैंने किताबें नहीं, जैसे मान लिया सुरेंद्र मोहन पाठक जी हैं क्योंकि वो बहुत सीनियर और रेपुटेटेड भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उन्हें ही पढ़ा है। हाँ, उनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत पढ़ी हैं, डायल 100 है, सफेद खून है, इस तरह की कुछ किताबें हैं जो मैंने उनकी पढ़ी हैं। और भी पुराने शिवाजी सावंत हैं और कुछ जैसे ममता कालिया जी हैं, उनको मैं पढ़ती हूँ। अलका जी हैं, अलका सरावगी जी हैं, उनकी मैं कुछ किताबें पढ़ती हूँ। मनु भंडारी जी को मैंने पढ़ा है। तो इस तरह के बहुत सारे लेखक हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है। हाँ, किताब पहले है, लेखक बाद में है।
तो क्योंकि उसकी किताब ही उसकी पहचान है, तो हाँ, जो अच्छी किताबें होती है छाट छाट के, सुन के, समझ के मैं वो किताबें निकालती हूँ और उसके बाद मैं वो पढ़ती हूँ। बहुत सारी ऐसी पुरानी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी है, हाँ कुछ नई भी हैं जो पढ़ी हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन हाँ, नए में जो बात है, क्योंकि क्या होता है, नई वाली हिंदी है जैसे कि, तो नई किताबें भी हाँ मैं पढ़ती सबको हूँ, जजमेंट भी सबके लिए रखती हूँ, पर हाँ बस ऐसा है कि पढ़ा है, काफी लोगों को पढ़ा है। मृत्युंजय आजकल मैं जो पढ़ रही हूँ, बहुत बहुत ही अच्छी किताब है। और ट्रेडमार्क में चल के मैं ये चीज नहीं बोलूंगी कि गुनाहों का देवता ही मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि असल में मुझे वो बहुत पसंद नहीं आई है। तो इसलिए ऐसा है कि ठीक है, कुछ पुरानी किताबें, यही सच है, ऐसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, ये मुझे किसी ने बताई थी कि बहुत अच्छी किताब है। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, वो बहुत अच्छी किताब है। जानकी दाथ तेजपाल मेंशन है, जिसके लिए मैंने रिव्यू भी किया है पहले, वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी द चिरकुट्स भी मुझे बहुत पसंद है अच्छा, और आपने बहुत पढ़ी है? सारी ऐसी किताबें हैं। जी जी बिल्कुल। अरे, चलिए, हम्म, मतलब जो लोग खुद अच्छा लिखते हैं वो भी मेरी किताब पढ़ रहे हैं, तो बस अब और क्या चाहिए। अच्छा, आप आपकी किताब पे, आपकी जो दोनों किताबों पे सबसे जी अच्छा जी, रिव्यू या सबसे अच्छी प्रतिक्रिया आपको कौन सी मिली थी? मुझे अभी तक सबसे अच्छा जो रिव्यू पराग डिमरी जी को मिला है। उन्होंने मुझे एक बहुत ही बड़ा रिव्यू दिया था। उस वक्त मैं चाय पी रही थी, चाय पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है तो उसके चलते मैं चाय पीती हूँ। तो मैं बस चाय पढ़ रही थी, फोन नॉर्मली देख रही थी, एक बहुत बड़ा सा रिव्यू मैंने देखा। मुझे आज तक कभी ऐसा रिव्यू नहीं मिला था। तो उन्होंने मुझे बताया बहुत सारी चीजें, मुझे बहुत सारी खूबियां बताई जो मुझे भी नहीं पता थी, और बहुत सारी ऐसी कमियां बताई जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई थी। तो बहुत सारी चीजें मैंने उससे सीखी, जो कि मैं तीसरी बुक में भी मैंने कोशिश की है, हाँ, कि मैं उनको दोबारा देखूं। जैसे मेरे साथ होता था, मैं बार बार उसको पढ़ती नहीं थी, मैं बार बार उसका मनन नहीं करती थी। अब से मैंने अपनी ये बुरी आदत छोड़ी है और मैं चीजें बार बार निकालने की कोशिश करती हूँ। कैसे हम बात करते हैं, कैसे हमें चीजें करनी चाहिए, कैसे हमें डील करना चाहिए, मैंने बहुत सारी चीजें रिव्यूज से सीखी है। एक दो लोग और हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। एक मीनाक्षी जी है मेरे साथ, मीनाक्षी जी ने मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, मेरी दोस्त है वो कॉलेज की। उन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ा था, फीवर को भी और वापसी को भी। उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ चीजें बताई थी, जो एक पाठक के तौर पे, वो लेखक नहीं है, एक पाठक के तौर पे उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई थी जो उन्हें लगी। तो उनको अगर मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो हाँ, वो चीजें वाकई में बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत प्रभाव डालती हैं, बहुत कुछ मैंने उससे सीखा। नहीं तो एक चीज जो नए लेखकों से मैं हमेशा कहता हूँ, या बाकी लोग भी ये कहते हैं, और आप नई नहीं हैं, और क्योंकि आपने सीखा है, तो मैं उसको यहाँ पे कह देता हूँ कि आप जो लिख रहे हैं उसको बार बार पढ़िए भी। एक बार पढ़िए, दो जी, बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको लगे कि बस अब इससे बढ़िया मैं नहीं लिख सकता हूँ। नहीं हो और सकता। जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद उसको आगे बढ़ाइए। अ, जी। अच्छा, आप मतलब एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ ऐसा लेखकों से, जी। और कि क्या आप रोज लिख लेते हैं और कितना लिखते हैं? हाँ, मैं रोज लिखती हूँ, चाहे मैं 2 लाइन ही लिखूँ, लेकिन मैं रोज लिखती हूँ। अगर वो ऐसा होता है कि बहुत अच्छा नहीं है, कई बार वो मुझे खुद नहीं पसंद आता, तो मैं उसे कहीं सेव करके रख देती हूँ। आप हमेशा लिखें, रोज लिखें। जैसे आप कैल्शियम टैबलेट लेना जरूरी है, आज की डेट में आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, वैसे ही एक लेखक के लिए रोज लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप उस चीज को रोज नहीं करेंगे, कई बार क्या होता है, हम बहुत टैलेंटेड होते हैं, लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा कहीं छुप जाती है। वो चुप इसलिए जाती है क्योंकि वो उसके लिए ना तो कोशिश करते हैं, ना उसमें आगे बढ़ने का सोचते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि भगवान कहीं से टपका दे तो उनको वो चीज मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, हमें उस चीज को निखारना होता है, हमें उसे निखारने के लिए रोज लिखना चाहिए। आप उसके लिए टाइम निकालें, आप डेली वर्कआउट के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप डेली एक्स्ट्रा टीवी देखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है, वट एवर यू वॉन्ट। तो आप कुछ भी करने के लिए जो आपको पसंद है, आप चैटिंग ही करते हैं, आप उसके लिए टाइम निकालते हैं, कोई भी अगर उसके लिए टाइम निकालता है तो बिल्कुल, अगर उसे लिखना पसंद है तो उसे लिखने के लिए टाइम निकालना चाहिए, और उसे लिखने के लिए टाइम कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा।
मेरी भी छोटी बच्ची है, मेरी ही तरह है, मुझसे बहुत ज्यादा है, बहुत परेशान करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, फिर भी उसके साथ भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले लिखने के लिए, जिससे कि मुझे उस दिन का गिल्ट ना हो। मतलब मुझे बहुत ग्लानी सी महसूस होती है जिस दिन मैं नहीं लिख पाती हूँ, चाहे वो 2 ही लाइन है, ऐसा नहीं है कि बहुत लिखना है, पॉसिबल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्किंग है, फुल वर्किंग है, ऐसे काम भी नहीं चलता है सारा दिन लिख के। लेकिन हाँ, हमें लगातार लगे रहना चाहिए, एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। मिलती है, सही बात है। अच्छा, ये इस बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ ऐसा कहा था, तो उसी को लेके मैं प्रश्न कर रहा हूँ, किताब बेचने को लेके कि जी जी। ऐसा लगता है कि जो लेखक है उसको मार्केटिंग, सेल्स, इन चीजों की समझ भी होनी चाहिए, एमबीए करके आना चाहिए उसको। तो जी जी। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने एमबीए किया नहीं उसके बाद। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा ऐसा सही है कि ऐसा हो? क्योंकि अगर एक लेखक है वो किताब बेचने में भी लगा रहेगा, तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि फिर वो लिखेगा कब? तो आपको क्या नहीं, लगता है कि क्योंकि शायद वो सही कहते हैं, वो लिखेगा कब? क्योंकि अगर देखिए, ऐसे मानिए विराट कोहली है, ठीक है, अगर हम उससे उम्मीद करें कि पहले वो मैदान में जाए, पिच को धोए, पोछे, साफ करे, वहां पानी डाले, उसके बाद वो बैट बॉल और सारा सामान जो होता है वो लेकर आए, फिर वो ऑडियंस के लिए बर्गर भी सर्व कर दे, और बर्गर सर्व करने के बाद वो कहे कि लाइए मैं आपकी फोटो खींच देता हूँ, आप यहाँ आके बैठे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि विराट कोहली को आप बैटिंग करने दीजिए, उससे ऑडियंस इतना उम्मीद ना करे कि वो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक बर्गर लाए और उनकी फोटो भी खींच के दे, फैमिली फोटो। तो क्योंकि अगर वो बैटिंग करेगा तो शायद वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा एज कम्पेयर टू पिच साफ करने के और स्टैक्स सर्व करने के। तो इसलिए लेखक को मुझे लगता है लिखना चाहिए, उसको सेल्स में, मार्केटिंग में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये सब करेगा तो उसके लेखन का क्या फायदा है? मतलब हम शायद लेखक से, और हम नहीं और लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा, जैसे सर्वगुण संपन्न बहू से करते हैं ना उम्मीदें, वो ये भी कर दे, वो ये भी कर दे, हाथ भी चली जाए, वो लहंगा पहन के ओलंपिक्स में भी भाग ले। तो वो सारी चीजें होती हैं लेखक के साथ भी। लेखक को लिखने पे ध्यान दे, हाँ अगर वो खड़ा होता है प्रकाशक के साथ तो ये तो बहुत अच्छी बात है ही उसका, क्योंकि वो उसकी किताब है, तो हाँ उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि होता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही किताब बेचे, पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड हो जाना गलत है, बहुत गलत है। अगर एक साथ दोनों मिलके काम करेंगे तो हाँ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो लेखक के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर उसने एमबीए किया है तो वो बिल्कुल इस चीज में आए, लेकिन अगर उसने एमबीए नहीं किया है तो जरा उससे थोड़ा कम उम्मीदें रखें, उसको लिखने दें, उसको परेशान ना करें। एमबीए एमबीए प्रकाशक को कर लेना चाहिए, और कि उसको उसको समझ आए कि भाई किताब वो कैसे शायद बेचनी है। करके भी पता। हाँ, जी, मैं तो तो खुद सोच बन जाते हैं, 50-50 के पार्टनर कर लेते हैं। प्राची जी का कहना है गुड वन। तो शायद सब समझ रहे हैं कि थैंक उन्होंने यू। किस वाली बात पे गुड वन कहा है। और अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा। तो नहीं नहीं, आप अच्छा, सही समझ रहे हैं, आप भी इसी तरह ही। तो एक और चीज है, जैसे जब हम कुछ लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें लिखना चाहते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, लेकिन अपने आसपास के माहौल की वजह से, परिवार की वजह से, या और भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम उसको लिख नहीं पाते, या कई बार तो लिख देते हैं फिर हाँ, उसको मिटा देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ वापसी में ऐसा। हुआ है। हाँ, अच्छा। वापसी में अच्छा। ऐसा बहुत हुआ है। मैं उस वक्त, क्योंकि क्या होता है कि हमारे ऊपर कई बार परिवार का प्रेशर है, कई बार हमारा समाज, सोसाइटी, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, उसको देखते हुए हमें बहुत चीजें करनी पड़ती है। कई बार हम वो लिखते हैं और उसे हटाते भी है। मेरे साथ ये चीज बहुत पेनफुल भी है, मुझे शायद हमेशा ये बात खटकेगी। मैंने वापसी में बहुत बहुत ज्यादा हाथ रोक के मैंने लिखा, जहाँ पे अच्छा। बहुत सारी चीजें थी मुझे एड ऑन करनी थी, जो मैंने हाँ थर्ड में की है। मैं ये भी बता दूं, थर्ड में मैंने बिल्कुल हाथ नहीं रोका है, कोई मुझे कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अब
ये चीज मैंने समझी कि हाँ, क्योंकि वो मेरी किताब है तो कहीं ना कहीं जब तक मैं उसके साथ पूरी तरीके से लॉयल नहीं होंगी, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी और उसके साथ वो चीज गलत होगी, कहीं ना कहीं मैं अपने साथ भी गलत करूंगी। लोगों का ऐसा है, कल को कोई और किताब आएगी तो वो उस चीज को भूल जाएंगे, या उसके लिए हमें मार्केट में बने रहना होता है, वरना लोग भूल जाते हैं। तो वापसी में, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, हाँ, हम कई बार प्रेशर में आते हैं, मेरे साथ नहीं, शायद सबके साथ ऐसा होता होगा, शायद आपने भी कई बार ये चीज महसूस करी होगी कि आप, बहुत चीजें होती है जो आप कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर, वो समझ लेंगे कि हम ये कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो उस बात में घुस जाएंगे। जैसे सपोज मैं अगर रात को 2 बजे ऑनलाइन आ जाऊं तो लोगों को लगेगा कि मेरा और मेरे पति का झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं शायद रात को ऑनलाइन हूँ, तो मतलब मुझे अलाउड नहीं है रात को 2 बजे ऑनलाइन आना, चाहे मैं लेटे रहूं, कुछ भी करते रहूं। लेकिन हाँ, मुझे क्योंकि अलाउड नहीं है 2 बजे ऑनलाइन आना, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, तो ऐसा बहुत बार होता है, हम लोगों के हिसाब से बहुत चीजें करते हैं, पर उसके बाद हम देखते हैं कि वो चीजें उतनी भी बढ़िया नहीं हुई है। हाँ, यहाँ पे पराग जी कह रहे हैं लेखक वो चल जाएगा, सेल्समैन बुरा हो तो बाजार से बाहर हो जाएगा। जी जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं। पराग जी तो समझ चुके हैं कि सेल्समैन का क्या रोल होता है किसी भी किताब या किसी भी चीज को बेचने में। तो हाँ, क्योंकि जैसे प्रकाशक हो, पता नहीं क्या है, प्रकाशक भी क्योंकि लेखकों की वजह से बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेखक उन्हें बहुत, उनका, बस मैं दिमाग खराब ना करे वर्ड यूज नहीं करूंगी ये कि मैंने कर भी दिया है, लेकिन ठीक है, हाँ, वाकई में पता नहीं, बाहर तो आजकल नहीं हो रहा है, हो जाए तो हाँ बहुत बेहतर रहे। बुरा एक्चुअली उसकी सोच उसे नहीं बनाती है, उसकी परिस्थितियां उसे बनाती हैं। हाँ, लेकिन मैं ये सभी को कहना चाहूंगी कि जो, वो कभी भी हाथ रोक के ना लिखे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा इसी पीड़ादायक होता है। मैं 1 मिनट मैं रोक रहा हूँ। इसी से जुड़ा हुआ मनमोहन भाटिया जी का कहना है कि क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आप जैसा लिखना चाहती हैं, मतलब जिस अंदाज में लिखना चाहती हैं, लिख नहीं पाती? मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं सोचता हूँ शायद कलम उस जैसी नहीं चलती। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मतलब अभी तो थोड़ा बहुत आपने कुछ बताया है, लेकिन जो तीसरी किताब में आप कह रही हैं कि तीसरी किताब में आपने काफी कुछ वैसा लिखा है जो आप सोच रही थी, तो जी, वैसा आप पूरा, हाँ, पूरा वैसा लिख लेती हैं जैसा आप लिखना चाहती हैं, या फिर भी थोड़ी बहुत कलम रुक जाती है? थोड़ी बहुत कलम, हाँ, अब तक काफी बार ऐसा हुआ है कि थोड़ी बहुत कलम रुकी है, लेकिन आगे भगवान की कृपा है कि मेरे साथ अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब मैं कलम नहीं रोकती हूँ। हाँ, मैं किताब की बात कर रही हूँ, फेसबुक पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें मैं अभी भी काफी बार खुद को रोकती हूँ। तो ऐसा बहुत बार, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनमोहन जी, ऐसा बहुत बार होता है, कई बार हमें खुद की लेखनी में मजा नहीं आता, वो ऐसा इसलिए होता है मनमोहन जी, क्योंकि हम रुकते हैं, हम खुद को रोकते हैं, इसलिए हमें उसमें मजा नहीं आता। आप अगर एक बार हिम्मत करेंगे और खुद को रोकना बंद कर देंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और आखिर में, क्योंकि देखिए, लेखन में, हिंदी लेखन में करियर बनाना तो पता नहीं कभी पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं। हाँ, मैं उम्मीद बिल्कुल करती हूँ कि हिंदी लेखन में करियर बन पाएगा, लेकिन हाँ, आपको मजा कम से कम आना चाहिए अपने लिखने में। आप जो चाहते हैं, आपके मन का वो बाहर निकल जाए, आपको सुकून मिल जाए, लेखन का फिलहाल यही उद्देश्य है। तो आपको, मुझे भी और आपको भी मनमोहन जी, आपको भी, आलोक जी, सभी को ऐसा लिखना चाहिए कि हाँ उनके मन में जो है वो सब ना रुके, वो सब हो जाए। हाँ, पाठक पसंद उस चीज को करते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आफ्टर ऑल सब कुछ पाठक ही है, वही तय करते हैं कि किताब को किस तरफ जाना है और कहाँ रुकना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। नहीं तो मैंने तो क्या किया था, मैंने द चिरकुट्स में, मैं बता देता हूँ जी कि जहाँ पे जो कुछ मुझे ऐसा लगता था कि ये इन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने पहले ही मना कर दिया कि आप ना पढ़ें, और पढ़ें जी, तो मुझे ना बताएं कि आपने पढ़ी है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, और बस। तो मैंने लिख लेकिन दिया था जो आपको लिखना इस था। बारे में क्यों अ, बात नहीं, नहीं, आपको इस बारे में बिल्कुल, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया ये सुन के। तो आपको बिल्कुल इस बारे में बात करनी चाहिए, वो सब मत सोचिए, क्यों ऐसा आपने क्या, आपको भी यही लगा जैसा हमें लगा, कोई प्रेशर, मानसिक कोई सामाजिक दबाव हुआ कि हाँ मुझे ये चीजें नहीं लिखनी चाहिए? और न- अ, चलिए वो छोड़ देते हैं, वो मेरी बात छोड़ते हैं।
बात बात आपकी करेंगे, मेरी बात नहीं चलिए करेंगे। फिर अच्छा कभी, ये फिर कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ ऐसा कीजिए, आप मुझे बुलाइए, तब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। अभी आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। अ, ये जी जी बताइए जी कि बिल्कुल। अभी, हाँ, अभी अभी जो हिंदी साहित्य जैसा है, अगर उसको जी कोई कहे कि आप इसमें क्या बदलना चाहती हैं, तो जी। आप क्या बदलेंगे? मैं उनसे कहूंगी कि मैं सबसे पहले तो इसमें ताजगी भरना चाहती हूँ। ये नया लगे, अभी अभी नहा के आया हुआ लगे, थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ लोगों को ये पसंद आए, दूर से खुशबू आए कि हाँ हिंदी साहित्य में कोई किताब आई है। लोग उसे छुपा के ना रखें कि वो हिंदी लेखक हैं, वो उसे प्राउड के साथ लोगों को बताएं कि हाँ हमने हिंदी में किताब लिखी है, और लोग उस पर गर्व करें। सिर्फ उसे दिखाने के लिए गर्व ना करें, वो वाकई में गर्व करें। कई बार ऐसा बिल्कुल होता है, मैं अपनी रिश्तेदारी में बैठी होती हूँ, आप क्या करती हो बेटा? मैं लिखती हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप क्या करती हो? नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर आप क्या करती हो? मतलब आप कमा बिल्कुल कितना लेती हो? कुछ करती हो अपना? करियर आपका क्या है? तो ये चीज हाँ एज अ करियर लगे। नई वाली हिंदी को देखिए क्या होता है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे अंग्रेजी हमारे देश में आई, अंग्रेजी ने पकड़ बनाई, तो क्या हुआ है, लोगों सही की बात। मजबूरी हो गया है अंग्रेजी को पढ़ना सुनना, उनकी मजबूरी हो गई है। कई बार वो नहीं भी चाहते। मैं खुद हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट में हूँ, वहाँ क्या होता है, ना चाहते हुए भी स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ, बाकी सब हैं, सर हैं, उनको अंग्रेजी में ही काम करना होता है, बात करनी होती है, पढ़ना लिखना होता है, सब कुछ, क्योंकि वो एक मार्केट की डिमांड आप समझ लीजिए कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। हिंदी का ऐसा है कि हाँ उन्हें पसंद है, एक अंग्रेजी एक स्टेटस सिंबल की फॉर्म में भी आया है कि हाँ अगर आप अंग्रेजी की किताब हाथ में पकड़े हुए कहीं फ्लाइट में हैं, या आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके हाथ में अगर अंग्रेजी का नॉवल है तो ये बहुत बड़े प्राउड की बात है, और अगर एक हिंदी का नॉवल है तो ठीक है, अच्छा आप हिंदी में पढ़ते हैं तो तो ये बिल्कुल इस तरह बिल्कुल की चीजें ना हो। मतलब मैं चाहती हूँ कि हाँ इसका बासीपन दूर हो, लोग इसे उसी तरीके से पढ़ें जैसे वो अंग्रेजी को पढ़ते हैं। ना सिर्फ भाषा, क्योंकि देखिए मोड जस्ट अ मोड होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन मोड है ये, ठीक है कि हाँ लैंग्वेज है, लैंग्वेज का डिस्टेंस लैंग्वेज तक ही रहना चाहिए। तो बस ये चीज है। हाँ एक बहुत ही आसान चीज है, अगर किसी को अंग्रेजी पढ़ना इतना ही पसंद है तो वो अनुवाद करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बहुत है उनके पास। तो वो ऑप्शन है, और ठीक है काम अपने तरीके से करने दें, बस यही है। हाँ ये चीजें चलती रहती हैं। इस आजकल का नवयुवा सबसे मैंने अगर आजकल का नवयुवा इसे पढ़ना शुरू कर देता है तो हाँ हिंदी का भी उद्धार हो जाएगा, और साथ साथ उन सबका, हमारा सभी का, पूरे देश का ही उद्धार हो जाएगा। तो क्योंकि अपनी भाषा पे गर्व करना बहुत जरूरी है, जो कि पता नहीं सब चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते हैं। खैर ये सब क्या है, भाषाओं के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जो भरनी चाहिए। और हाँ हम लोग तो लेखक इसी काम पे लगे रहते हैं, बाकी कितना सफल हो पाते हैं वो तो सब जानेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैं देखता हूँ, और बहुत अचरज लगता है मुझे ये देख के कि जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सबको पता है कि वहां पे सब हिंदी बोल सकते हैं, और फिर भी जो जी बात शुरू करेंगे वो अंग्रेजी में ही शुरू करेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता बिल्कुल। है कि भाई हाँ, जब जब हिंदी आती है तो बोलो हिंदी, उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? तो जी तो ये आपने, हाँ, ये आपने बहुत सही कहा है कि हिंदी का है कुछ थोड़ा बहुत, और ये अगर इतना परिवर्तन आ जाए तब तो बिल्कुल भला हो जाए, हम जैसे लेखकों का तो भला ही हो जाए, जिनकी कुछ किताबें और, हाँ, और थोड़ी बिक जाएंगी। सही बात है। मैं एक बार अच्छा कपिल शर्मा देख रही थी, मैं एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी अपना। तो मैं कपिल शर्मा का शो देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक मदर है अपने बच्चे को लेके जा रही है, तो वो रास्ते में मोहल्ले में कहती है बेटा गो इनसाइड शट योर माउथ, और जब वो निकल जाती है तो वो कहती है चलेगा अंदर वरना एक चपेट मारूंगी तुझे। तो इस तरह से है हमारे साथ, ऐसा मैं खुद भी देखती हूँ, ऐसा बहुत बार होता है। तो बिल्कुल अपनी भाषा पे कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल अगर आप उस पर गर्व भी नहीं कर सकते तो कम से कम आपको उस पर शर्म तो नहीं ही करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अ, अच्छा ये प्रश्न आपके जो आपकी पहली किताब थी फीवर 104, जी और उनकी टैगलाइन, वो हिंद युग से आई थी, और उनकी जी टैगलाइन है जी नई वाली हिंदी।
तो जी। आपको क्या लगता है कि ये नई वाली हिंदी क्या है? ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, वो लोग खुद ही कहते हैं, सत्यव्यास जी ने भी बताया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये नई वाली हिंदी से हिंदी लेखकों के लिए कितना फायदा हो रहा है? इससे, क्योंकि देखिए क्या होता है, समय देश काल सब बहुत जरूरी है। अगर आप कभी यूरोप में जाएंगे, वहां पे आप लहंगा पहनकर सब जगह घूमेंगे तो शायद सब लोग आपको देखेंगे। या फिर अगर आप यहाँ पे है, यहाँ पे आप किसी बिल्डिंग में जाएंगे जहाँ पे गरीब तबके का हर आदमी, सब लोग पुरुषों से भरा हुआ एक समाज है, आप वहाँ शॉर्ट, तो मुझे लगता है होती है कि वो चीज उस तरह से ऑकवर्ड होती है कि हाँ, कई बार वो बोलते हैं ठीक है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो नई वाली हिंदी में बिल्कुल ये एक सकारात्मक कदम मुझे लगता है, क्योंकि कई लोग जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख लेते हैं, वो पीछे से हिंदी पढ़ लिख लेते हैं, हिंदी साहित्य, तो उन लोगों को लगता है नहीं, ये नई वाली हिंदी तो बहुत बेकार है, इन्होंने तो हिंदी की टांग तोड़ दी है और इन्होंने तो ऐसा वैसा कर दिया है। देखिए, पुरानी पीढ़ी का काम है नई पीढ़ी को कोसना। हो जाएंगे तो शायद हम चाहेंगे कि हम नई पीढ़ी को कोस लें, पर कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिल जाए जिससे कि हम उसे कोस लें। वो शायद जनरेशन गैप उस तरह से आ जाता है, जनरेशन गैप ही हमसे वो सारी चीजें करवाता है, वरना जानते हम भी हैं और जानते वो भी हैं कि वक्त के साथ बदलना कितना जरूरी है। हम अगर वक्त के साथ नहीं बदलते हैं, आप अगर सोचें आज के नवयुवा से आप शुद्ध बिल्कुल। हिंदी में बात आ, करें तो ये ना बात, ना वो आपसे हम्म बात करेगा और शायद वो आपको मन ही मन बेवकूफ समझेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे ये वाली बात ही क्या क्यों कर रहे हैं, या आप पूरी बात बोल देंगे और वो कहेगा है व्हाट, इस तरह से वो आपसे रिएक्ट करेगा। तो शायद नई वाली हिंदी इन दोनों कड़ियों को जोड़ती है। नई वाली हिंदी आपको पुरानी पीढ़ी को और नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करती है। वो एक ऐसी हिंदी लाती है जिसे नई पीढ़ी भी समझ सकती है और पुरानी पीढ़ी भी समझ सकती है। भले वो ना समझना चाहे, वो उनके ऊपर है, हम देखिए किसी का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पाठक अब आसान हिंदी चाहता है, ठीक है। अब वो हिंदी जब से अंग्रेजी आई है, वो हिंदी नहीं रह गई है, ये बात हम सब जानते हैं। तो हिंदी हम्म कितना आसान हो सकती है, हिंदी का कितना आधुनिकरण हो सकता है, इसे नई वाली हिंदी ने प्रमोट किया है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो शायद हम धराशायी हो जाएंगे। इसलिए समय के साथ चलने के लिए हमें नई हिंदी को लाना बहुत जरूरी है। हमें समय के साथ ही चलना होगा, वरना समय हमें बहुत पीछे छोड़ देगा। आ, बिल्कुल। एक एक और चीज मैं कहूंगा कि सत्यव्यास जी कई बार ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, जो वो बहुत पुरानी पुरानी किताबें निकाल के लेके आते हैं और उसमें के संवाद हमें दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो, नई वाली हिंदी इतनी भी नई नहीं है, नई वाली हिंदी 90s में भी लिखी गई है। और नई वाली हिंदी बिल्कुल। तो जी। सत्यव्यास जी के पोस्ट जो है इन चीजों को काफी अच्छी तरह से उजागर कर देते हैं। और जी। मनमोहन जी का एक कमेंट आया है कि आप सब्जी वाले से अंग्रेजी बोलिए, वो डबल रेट। तो हाँ ये मनमोहन बात जी, भी सही है। काफी बार होता है, बल्कि आप जब रेलवे हेलो। स्टेशन या आप एयरपोर्ट पे जाएंगे। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अ, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ठीक। अच्छा, तो अच्छा एक चीज कि जी। अभी जो प्रेजेंट में जो राइटर हैं, जो लोग लिख रहे हैं, जी। उनमें से किसकी लेखनी आपको पसंद आती है? देखिए, मैं यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे आके बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, बहुत ही लिखे पढ़े से, सोचे समझे से जवाब उनके होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्योंकि सोचे समझे जवाब नहीं देना चाहूंगी। असल में अगर कहूँ, वाकई में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। नाम मैं सच इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि सभी मेरे मित्र हैं, कुछ मेरे सीनियर हैं, कुछ मेरे साथ के हैं और कुछ जूनियर भी हैं, आप भी हैं। अरे तो टीका नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो वाकई में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। पढ़ती सबको हूँ, नजर में सब रहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी, लोग ब्रांड बनाने में लग गए हैं। मतलब वो लेखन के लिए अपना डिवोशन नहीं है, उनका उनका समर्पण लेखन के लिए नहीं दिखता। वो मार्केट में स्टैब्लिश होने के लिए ब्रांडिंग करने में लग गए हैं
कि मैं ये हूँ, मैं आज अखबारों में छप जाऊं, मैं कल वहां पहुंच जाऊं, कल की तारीख में मैं फिल्मों में घुस जाऊं, और इस मतलब किसी भी तरह से कुछ भी जुगाड़ लगा के किसी इनाम का जुगाड़ हो जाए, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं फेंकूं और मुझे ये पुरस्कार मिल जाए। तो इस चीज को जब से पहले मुझे बहुत इस चीज से निराशा होती थी। कई बार मुझे लगता था अच्छा ये वाला पुरस्कार मैं कब ऐसा लिख पाऊंगी जब मुझे ये वाला पुरस्कार मिलेगा, मुझे कितना अपने में मेहनत करने की जरूरत है, कितना बेहतर। हाँ, ये बात मैं अब भी कहूंगी कि मुझे लगातार मेहनत करनी है, करूंगी। लेकिन हाँ, अब ये चीज मैं समझ गई हूँ कि उसके लिए, उस पुरस्कार के लिए मुझे इस मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल की तारीख में अगर मैं भी यही वाले पैसे फेंकूंगी तो मुझे भी ये पुरस्कार आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए हाँ, मुझे मेहनत करने की जरूरत है अपने आप को, अपने लेखन को निखारने के लिए, पुरस्कार के लिए नहीं है। तो ब्रांडिंग के लिए मैं किसी भी किताब से काम चला सकती हूँ, अभी तक भी जितना है उतना सफिशिएंट है, उतना बिल्कुल। बहुत है मेरे लिए। इस ब्रांडिंग करने अभी के लिए, ब्रांडिंग करने से बेहतर है अगर ध्यान दें कि वो अपने लेखन को सुधारें, लोगों के मन में अपनी जगह बनाएं, दिलों में जगह बनाएं, उनका प्यार मिले, वो सबसे बेहतर है। और ये प्रणाम। सबीर खान जी कह रहे हैं हेलो आलोक सर। तो हेलो। हेलो। मेरे नेटवर्क में लग रहा है थोड़ी सी कुछ गड़बड़। हेलो। जी, आपकी स्क्रीन भी काफी रुक रही है और आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। हाँ, वही कह रहा था कि मेरे नेटवर्क में कुछ गड़बड़। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी मनमोहन जी, बिल्कुल असली पुरस्कार पाठक किसी पुरस्कार की, पैसे देके किसी पुरस्कार की हमें, किसी जुगाड़ की हमें जरूरत नहीं है। हम लगातार अपने काम में अगर लगे हुए हैं तो जी। हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक। मुझे जी लगता है जी, मेरे मुझे पास नेटवर्क। हाँ। थोड़ा ब्लर आपकी स्क्रीन हो रही है, तो हम्म मुझे प्रॉपर विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आवाज तो मुझे आ रही है। मुझे लग रहा है मेरे पास कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो जा रही है बीच बीच में शायद। तो अच्छा, एक ये अम, प्रकाशन को लेके अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाशन को लेके आपका अनुभव कैसा रहा, और जो नए लेखक हैं उन्हें प्रकाशन का चुनाव करने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो कुछ आपने सीखा है, तो आप क्या कहेंगे जी, उनको? देखिए, प्रकाशन को लेके मेरा अनुभव अभी तक ठीक रहा, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आपको जब तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, जब तक आपको अपने काम पर, अपने आपके लेखन पर विश्वास नहीं है, शायद सभी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ठगने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रकाशक भी ऐसे मिलेंगे आपको, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि नए पाठकों और सॉरी नए लेखकों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, जब भी आप किसी प्रकाशन की तरफ जाएं तो आप ये देखें कि वो आपकी बात को कितना सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या वो आपकी बात को समझने में दिलचस्पी दिखा भी रहे हैं या नहीं। और वो जब तक आपको, क्योंकि वो आपका और उनका पूरी तरीके से संवाद नहीं होगा, तब तक वो ना आपको बेहतर समझ पाएंगे और ना ही आपकी किताब के साथ न्याय कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रकाशक आपको चुनने चाहिए जो आपकी किताब के साथ मेहनत करें, पूरी तरीके से मेहनत करें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी किताब उनकी भी है, क्योंकि उसका प्रकाशन वही कर रहे हैं। आपको तो एक रॉयल्टी मिलनी है, मुट्ठी भर थोड़ी रॉयल्टी मिलनी है और ढेर सारा प्यार आपको मिलना है लोगों से। तो उसमें प्रकाशक अगर उसके ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तब हाँ, वो प्रकाशक ऐसे हैं जो आपकी किताब के लिए सही है, उचित है। वरना सिर्फ एक नाम बनने के लिए आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर आप लेखन में टिके हुए हैं तो आज नहीं तो कल आप अपना मुकाम ले ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसमें लगातार बने रहिए, जब तक आप बने हुए हैं आपको कोई लेखन से नहीं हटा सकता है। तो
प्रकाशक का चुनाव आप ऐसे करें जब जिससे आपको लगे कि वो आपके साथ मेहनत कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं जिनका बहुत नाम है वो आपके साथ मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 5-6 अपने ब्रांड बना लिए हैं ऑलरेडी, जिनके साथ उन्हें चलना है, और आप कुछ भी करें आप उनके साथ जब तक वो नहीं चाहेंगे नहीं चल पाएंगे। तो आपको सही बात है। आपको प्रकाशक का चुनाव, हाँ दूसरी बात, आप बिल्कुल गिर मत जाइए अपनी रचना उन्हें देने के लिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत है। तो आपको अपनी रचना पे गुरूर होना चाहिए, आपको पूरा उसको लेके आप घमंड भी ना करें। तो हाँ, क्योंकि वो आपकी रचना है तो आपको इतना तो रखना चाहिए कि आप प्रकाशक की हर बात को ना माने, सिर्फ उसकी जो उचित है बात वही माने, अनुचित बात को कभी ना माने। भले से आपकी किताब लेट हो सकती है, लेकिन हाँ अगर उसमें दम है, उसमें कंटेंट है, आप इतनी काबिलियत रखते हैं, या कल की तारीख में आप लगातार लेखन में हैं, तो आपकी मेहनत ही सामने आएगी। आपकी किताब का जो कहानी का जो कंटेंट है, आपका जो मैटर है, वही बेचता है उसे। उसमें प्रकाशन का, जैसे कि हर्षित जी का मैं सामने कमेंट देख रही हूँ, उसमें प्रकाशन का उतना महत्व नहीं होता है, महत्व रखता है लेखक और कंटेंट, और सबसे अंत में महत्व रखता है पाठक जो उसे अपना प्यार देता है। तो वही चीजें ज्यादा जरूरी हैं। प्रकाशक उसको ISBN नंबर देते हैं और उसे अपना नाम देते हैं, हाँ बिल्कुल, और उसके बदले में उनको काफी कुछ मिलता है जो कि उन्हें मिलना होता है एक्चुअली, जिसलिए किताब छाप रहे हैं वो। तो वो सारी चीजें हो जाती, इसलिए मैं अपने पाठकों को बस यही कहना चाहूंगी, और बाकी जो नए लेखक है उनके लिए भी। सामने शायद दीपक शर्मा जी भी कुछ कह रहे हैं, मुझे इनका कमेंट विजिबल नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि कोई कमेंट है। मैं कुछ कमेंट ऊपर से जो छूट गए थे मैं वो पढ़ देता हूँ। अमन सिंह जी का कहना था कि आप दोनों को प्रणाम। तो नमस्कार अमन जी, आपको भी। और अमन सिंह जी लगभग हमेशा आते हैं, जहां तक मैंने ध्यान दिया है वो सुनते हैं। और मनमोहन भाटिया जी कह रहे हैं, तो ये मेरी तरफ से पढ़ना छूट गया था और बीच में मेरी आवाज चली गई थी, ये भी सुधाकर का कहना है। अच्छा, और ये पराग डिमरी जी का कहना है कि ऐसे लाइव कार्यक्रम में प्रकाशकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। तो पराग जी, मैं कहूंगा कि मैं शुरू में ही मुझे जहां तक याद है 4-5वें एपिसोड में ही मैं 2 प्रकाशकों को लेके आया था। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रकाशक आने को तैयार हों ऐसे लाइव कार्यक्रम में, तो मैं जरूर लेके आऊंगा। तो मैं लेके आया था, जहां से मेरी अभी एक अनुवादित किताब और लाइफ आजकल जहां से आई है, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन, और उसके पहले मैंने जो 2 अनुवाद किए हैं सूरज पॉकेट बुक्स, तो इन दोनों के प्रकाशक आए थे यहाँ पे और उनसे हमने काफी बातें की थी प्रकाशन को लेके। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और दीपक शर्मा जी का कहना है कि अगर कोई बड़े लेख लिखना चाहे तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और छोटे लेख में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे आप क्या लगता कहेंगे? है मुझे लगता है अगर हमें बड़े लेख लिखने हैं तो उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए, तारतम्य नहीं टूटना चाहिए। जहां से हम बात को शुरू करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमें बात को किस तरह से बोलना है, क्योंकि हमारे मन में बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हम लेखक वही है जो उसको अपनी पूरी बात को एक्सप्रेस कर पाता है, उसे दिखा पाता है। प्रदर्शन मेन चीज होती है। प्रदर्शन अगर हम उस बात का अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, बीच बीच में तारतम्य टूट रहा है, जैसे मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है, जब दूसरी बार दोबारा मैं उसे किसी को पढ़ने के लिए देती हूँ, या फिर मैं खुद जब उसकी एडिटिंग करने बैठती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि पहले भाग में कुछ और लिखा था, दूसरे भाग में हो सकता है मोड चेंज हो गया, कुछ और मूड रहा है, कुछ और फीलिंग रही है, तो वो चीजें बदल जाती हैं। कोशिश करें आप कि जब आप बड़ा लेख लिख रहे हैं तो आप एक साथ बैठकर उसे लिखें, उससे क्या होगा कि आपका जो मूड है वो एक जैसा रहेगा, और आपकी बात जो है जहां से शुरू हुई है उसी जोन में आपकी बात खत्म होगी। तो इसके लिए तारतम्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप अपनी बात को लय में एक ही लयबद्ध तरीके से कहें। अगर आप उस बीच को काट पीट के आप उसे बात आपने कहीं से शुरू की आप खत्म कहीं पे कर रहे हैं, तो वो एक बड़े लेख के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, बहुत ही नकारात्मक वो चीज दिखाई देती है। हाँ, छोटे लेख को लिखने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में आप अपनी बात को सबसे बेहतर तरीके से सामने रख पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने जितने अच्छे तरीके से आप कम शब्दों में अपनी बात को कह रहे हैं वो ही आपकी कलात्मकता है।
वही चीज दिखाती है कि आप कितने कलात्मक हैं, आप वाकई में कितने अच्छे लेखक हैं, क्योंकि आपकी लेखनी ही आपको दिखाती है। तो छोटे लेख में आपको कोशिश करनी है कि कम से कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा कितनी बात कह सकते हम्म। तो मुझे लगता है ये दीपक जी को बात तो क्लियर हो गई होगी और उन्हें समझ में आ गया होगा। अब अगर उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है तो जल्दी से जल्दी कोई लेख लिखें और जहां भेजना है उसको भेज दें, और हैं। जी फेसबुक पे जी। डालना है तो फेसबुक पे डाल दें। अच्छा अगर मैम, जो फेसबुक पहले पे मैंने आते हैं तो आपसे, भी हाँ, हमें भी हम्म, इंतजार रहेगा अगर फेसबुक पे उनका लेख आता है। आ, सही। जो पहले मैंने आपसे जो पूछा था कि वर्तमान के कौन से लेखक हैं, आपने कोई नाम नहीं बताया था। तो पुराने लेखकों में क्या कहेंगी आप कि ऐसा कौन सा लेखक है जो जो इसने आपको बहुत प्रभावित किया? और इसमें तो आप मुझे शायद नाम मनु बता सकती हैं। मुझे मनु भंडारी जी बहुत पसंद है। उनका लेखन मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो खुद भी उनके लेखन की वजह से ही मुझे वो खुद बहुत पसंद है। कल की तारीख में मुझे कोई भी मिलता है तो मैं सबसे पहले मनु भंडारी जी के चरण स्पर्श करना चाहूंगी। इसमत चुगताई जी मुझे बहुत पसंद है। लेखन काफी बार मैं देखती हूँ। साथ में हसन मंटो हुए और शिवाजी सावंत हुए। साथ में और कौन कौन से लेखक होते हैं। बाकी यही मेन कुछ लेखक है। ममता कालिया जी का लेखन मुझे बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। तो बाकी तो ऐसे बहुत सारी नहीं नहीं, चीजें हैं। अलका बिल्कुल। जी हैं। अलका जी को मैंने उनकी 2-3 किताबें पढ़ी हैं। तो हाँ, अलका जी हैं। बाकी वैशाली की नगर वधु मुझे बहुत ज्यादा पसंद है किताब। तो सही बात है, सीखने को तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। सीखने का तो बाकी जो नाम आपने लिए हैं उसकी तो बात ही अलग है, उसके बारे में तो कहना ही क्या है। और तेज साहू जी जुड़ गए हैं, तो नमस्कार सर। और पराग डिमरी जी का कहना है कि आपके द्वारा सुझाए गए वीडियो को जरूर देखूंगा। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि वो वीडियो यूट्यूब पे ऑथर आलोक कुमार मेरे चैनल पे हैं, या आप लेखक की कहानी लेखक की जुबानी भी सर्च करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएंगे, हिंदी में लिख के सर्च करेंगे। और एक और चीज उन्होंने कही है प्रकाशक को लेके, ये एक बहुत मशहूर स्वर्गीय लेखक ने निजी बातचीत में मुझसे कहा था कि प्रकाशक कभी अनीमिया का शिकार नहीं होता है। तो तो सही बात, क्या कहें अब। तो बिल्कुल। और दीपक इस बात शर्मा जी धन्यवाद असल सर। में तो, लेखक हैं, असल मायने तो खैर वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है प्रकाशक क्योंकि एनीमिया का शिकार नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार भी होता है। हाँ, होशियार लेखक भी बहुत होता है, उससे कमजोर उसकी कृति बना देती है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि उसे ताकतवर भी उसी की कृति बना देती है। तो बहुत जल्द ऐसी चीजें हम देखने में हम आगे 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 जो लेखक आ रहे हैं, अगर भगवान चाहेगा ऐसी चीजें नहीं होंगी तो लेखक भी कभी एनीमिया के शिकार नहीं होंगे। और बिल्कुल। प्रकाशकों के साथ साथ शायद बहुत सारे मैं ऐसे भी सुनती हूँ कि लेखक बहुत ज्यादा परेशान होके प्रकाशकों से अपने खुद के प्रकाशन बना डालते हैं। तो ये चीजें भी अब बहुत चलन में आई हैं क्योंकि वो प्रकाशकों से परेशान हो चुके हैं। तो धीरे धीरे आफ्टर ऑल क्या है कि प्रकाशकों का जो काम है वो लेखकों ने ही संभाल रखा है। तो जिस दिन लेखक एनीमिया का शिकार होना बंद हो जाएगा उस दिन शायद हालत दूसरी होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, पाठकों से, अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दरअसल अपने पाठकों को यही कहना चाहूंगी कि उनसे मुझे अभी तक जितना प्यार मिला है उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगी। मुझे बहुत सारा प्यार उनसे मिला है। और जैसा कि होता है कई बार हमें बहुत प्यार मिलता है, जितना हमें मिलने लगता है हम उससे ज्यादा की उम्मीद करते हैं। तो मैं भी बहुत ज्यादा की उम्मीद करती हूँ। तो आगे आगे मुझे चाहिए कि मुझे और ज्यादा प्यार मिले उनका हमेशा, क्योंकि मेरी जो भी अभी तक मेरी पहचान है जितनी भी है वो पाठकों से ही है। तो पाठक मेरे साथ जुड़े रहे उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है, उससे बड़ी अचीवमेंट मेरी कुछ नहीं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा पाठक मुझे मिले और ज्यादा से ज्यादा उनका प्यार मुझे मिले, मैं बस यही उनसे कहना चाहूँ। बिल्कुल। और लेखक के लिए तो पाठक के अलावा और कोई होता भी नहीं है, पाठक ही सब कुछ है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने। और आपके पास आपकी दोनों किताबों में से कोई, हाँ, कोई किताब आपके पास रखी हुई है क्या? नहीं, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है कोई भी किताब। जैसे
अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो, क्योंकि जैसा कि मैंने जैसा कि इसका टाइटल मैंने रखा है लेखक की कहानी लेखक की जुबानी, तो मेरी कोशिश रहती है जी। कि जो चीज लेखक ने लिखी है वो थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुना दे, एक आधा पैराग्राफ, एक आधा पन्ना कुछ, तो काफी अच्छा रहेगा। पर अब है नहीं, अब मेरे पास भी मेरी कोई किताब नहीं है अभी फिलहाल, तो सही बात है, पन्ना कई बार पैरा किताबें रहती नहीं है हमारे पास। लेकिन कुछ संवाद हैं जो मुझे याद हैं, उसके कुछ लाइन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं वो सुना सकती हूँ क्योंकि वो कभी दिमाग से निकलती नहीं है। तो बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी लाइन हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। वापसी इम्पॉसिबल की अगर हाँ मैं बात बिल्कुल। करूँ, उसमें अनुसार है। अनुसार मेरा फेवरेट है, भले उसकी नायिका सुरम्या है, लेकिन अनुसार मेरा फेवरेट है, मेरे बहुत करीब है। तो अनुसार के कुछ संवाद हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। अनुसार का कहना था कि वो अपनी नायिका, अपनी प्रेमिका के लिए उसका जन्मदिन ऐसे मनाएगा जैसे कि महारानी विक्टोरिया के सर पे ताज होता है, जैसे महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन होता है, वो उसे उस तरह से मनाना चाहेगा। या अगर वो सरकार में होता तो वो उससे उसके जन्मदिन वाले दिन ऑफिशियल छुट्टी करता, गवर्नमेंट छुट्टी, जिस दिन पूरा देश बंद होता और देश में मिठाइयां बांटी जाती। तो ऐसा जो मेरा उसमें फेवरेट किरदार है अनुसार, वो कहता है। फीवर 104 में भी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं। पाशना है, उसकी कुछ सहेलियां हैं, उसमें कोल्बो है। कोल्बो पर्सनली उसमें मेरा फेवरेट है। तो कोल्बो बहुत फनी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो कोल्बो के लिए वो एक परफ्यूम ले जाती है जो कि एक्सपायर्ड होता है। तो वो अपना एक्सपायर्ड परफ्यूम, क्योंकि उसे उसकी महक पसंद नहीं आई होती है, तो इसलिए वो चाहती है कि इसे क्या करें, फेंके क्या करें बस। तो इसलिए वो परफ्यूम वो कोल्बो के लिए ले जाती है। और क्योंकि कोल्बो के इरादे बहुत बुरे होते हैं, तो इसलिए वो कोल्बो को गिफ्ट करती है और कहती है तुम इसी के लायक हो, ये चीज मुझे फेंकनी थी, लेकिन हाँ, मेरी फेंकी हुई चीजों के भी लायक अगर तुम बन पाओ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए को दे दिया। तो वो उसे उसके लायक चीजें दे देती है और वापस आ जाती है, बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो वो करती है अपनी निजी जिंदगी में, और उन्हें वो सबके सामने लेके आती है। बिल्कुल। तो ये जो लेखक हैं, जो मेरे जैसे भी जी। लेखक हैं, वो देखें कि सुरभि जी ने अपनी किताब से कितनी जुड़ी हुई हैं, कि उन्हें उसके डायलॉग्स तक याद हैं। और मैंने जब कहा कि कुछ पढ़ के सुनाइए, तो उन्होंने कहा कि मुझे किताब चाहिए ही नहीं, मैं तो ऐसे ही सुना दूंगी। तो ये ये एक लेखक का डिवोशन होता है अपनी किताब को लेके। तो मैम, अगली धन्यवाद। किताब कब आ रही है? अगली किताब बहुत ही जल्दी, जैसा कि प्रकाशकों से हम सब बहुत चुसे हुए हैं, बहुत निचुड़े हुए हैं। फिर आजकल दूसरी बात ये भी है कि कोरोना क्योंकि चल रहा है, तो बहुत सारे प्रकाशक अभी कुछ ले भी नहीं रहे हैं नया। हम्म, तो उसमें काफी प्रकाशक थे जिन्होंने मुझे बोला अभी हम नया कुछ भी नहीं ले रहे हैं, 6 महीने तक हम अभी इस पे कोई बात नहीं कर पाएंगे। मतलब उन्होंने पांडुलिपि पढ़ने से भी मना कर दिया। और बाकी लगातार धीरे धीरे लगी हुई हूँ, बिल्कुल। जिसे जो बेहतर होगा, जो सबसे बेहतर होगा किताब के लिए, वही होगा। और उसी प्रकाशक के पास किताब जाएगी जो उसका उद्धार कर सकेगा। सही तो बात एट द एंड ये है, जिसके पास जाना है उसके पास चली जाएगी। और जल्दी, मैं भी इंतजार में हूँ किताब कब बहुत जल्दी आएगी। मैं अपने तीसरे उपन्यास की तरफ हूँ, साथ ही कहानी संग्रह भी पूरा हो चुका है, तो उसके बाद फिर मैं उसके प्रकाशन के लिए कोशिश करूंगी जल्दी ही। बिल्कुल। तो जो पाठक इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें, मुझे लगता है अब ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं है, बहुत जल्दी सुरभि जी की 2 किताबें आएंगी, और जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अच्छा मैम, जाने से पहले अगर एक कंक्लूड करना चाहें, तो जी। सुरभि सिंगल, हाँ, सुरभि सिंगल खुद को कैसे कंक्लूड करेंगे, अपने बारे में क्या कहेंगे, क्या है सुरभि सिंगल? मैं अपने बारे में एक्चुअली जो कुछ मैं सोचती हूँ वो सारा किताबों के जरिए सबको पता चल ही जाता है, सबको बता ही देती हूँ। दरअसल क्या है, मैं अपने निजी जीवन में बहुत ही निर्भीक हूँ, बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनको शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, और फिर भी वो मैंने किया, और मुझे उसका पछतावा भी नहीं है। तो क्योंकि मेरा मन था तो वो चीजें मैंने की, तो मैं बहुत खुश नसीब भी हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर पाती हूँ। बहुत लोग हमारे साथ, मैं ऐसे सुनती हूँ, देखती हूँ, जो अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा कि जो मैं चाहती हूँ मैं वो कर पा रही हूँ।
दूसरा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जैसे ही सबके सामने हूँ वैसे ही अपनी निजी जिंदगी में हूँ, कुछ अलग से नहीं है, बस ऐसा ही असल में है और ऐसा ही सबके सामने है। इसके बावजूद मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो भी है धीरे धीरे वो सब पूरी होती रही। मुझे लगता है डाउन टू अर्थ हूँ, लोगों के साथ वैसे ही घर में हूँ, तो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ, बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ, और इसीलिए बहुत सारे दोस्त भी हैं, वैसे भी बहुत सारे दोस्त हैं पर्सनली, जिन लोगों को मैं जानती हूँ आस पास सब लोग। बाकी तो लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैं कैसी हूँ। बिल्कुल नहीं, ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा था कि जो लोग हमें देख रहे हैं, और जो मैं कहता हूँ कि लेखक की कहानी, लेखक की जुबानी, और यहाँ पे लेखक जो आ रहा है उसको थोड़ा समझे लोग भी। तो एक लेखक खुद को किस नजरिए से देखता है, खुद के बारे में वो क्या सोचता है और खुद को कैसे डिस्क्राइब करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई मुझे कहे कि तुम अपने बारे में क्या कहोगे, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या हूँ। तो ये थोड़ा कठिन सवाल था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि शायद आप इसका उत्तर बेहतर दे पाएंगे। तो मुझे लगता है अभी आज आज यहीं पे बंद करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आई मेरे बुलाने पे, इतना टाइम दिया आपने। बहुत आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, वाकई में बहुत मुश्किल भी था, लेकिन एक चीज और है। अ, तो ठीक है मैम, फिर जी जी, विदा लेते हैं सबसे। मुझे बिल्कुल। भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल।